हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री 2023-24 का जो ये सत्र है। इसमें हम अभी केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। रोज आपको एक केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट मिलेगा। आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी जुड़िए चैनल से। जूलॉजी और बॉटनी आपको सेकंड चैनल है हमारा एक, उस पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। काफ़ी सारे वीडियोस पे अपलोड भी हैं, जिसका नाम है बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, इस नाम से चैनल है। इस चैनल के नीचे भी आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप जूलॉजी और बॉटनी को अपना कवर कर सकते हो। हालांकि केमिस्ट्री के भी उस पर पुराने लेक्चर्स कुछ अपलोड हैं, जो कि सिलेबस सेम है ना, तो वो उसी सिलेबस के हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो चाहो तो। वैसे तो नया आपको पढ़ाया ही जाएगा कंप्लीट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है आपका, ये इस चैनल पे आपको क्लासें मिलेंगी। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री, उसके टाइटल का नेम क्या है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। मतलब रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री, उसकी मूलभूत चीज़ों को आपको पढ़ना है। फंडामेंटल चीज़ें हैं जो, उसी तक आपको रहना है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्राएं हैं और इंग्लिश के दोनों को क्लासें मिलेंगी। यूनिट फर्स्ट है आपकी मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें हमको फॉर्मल चार्ज हो गया, डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, ये सभी टॉपिक कवर करने हैं। बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, जिसको हम अनुनाद बोलते हैं और अनुनाद ऊर्जा बोला जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, ठीक है। हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी तो काफी सिंपल है। इससे पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में जो आपको अभी तक नहीं पता था वो पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, और बेंजीन को हम किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से भी बनाते हैं ना। तो ये जो यहाँ पे सर्कल बना दिया गया, अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, ये क्यों बनाया गया? ये सर्कल का क्या मतलब है? इसका जो कारण है वो आज आपको लेक्चर के लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से सर्कल क्यों बनाया गया। दूसरी बात, आपको पता होगा बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं सभी की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स हैं, बंध बने हुए हैं, सभी आबंधों की जो लंबाई है, लेंथ, वो सेम होती है। जबकि आपको पता है डबल बॉन्ड जो होता है इसकी लेंथ सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन कम होती है। सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। तो जहां जहां सिंगल है भाई, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, जो सिंगल बॉन्ड है आपका, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, और एक ये वाला और दूसरा ये वाला, बाकी डबल है। तो सिंगल वाला जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और डबल वाले की कम, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि इसमें जो है सभी के सभी 6 बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, सभी मिलाकर सबकी लेंथ सेम होती है, आबंध लंबाई जो है समान होती है। तो इसका क्या कारण है? इस तरीके के सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। यही टॉपिक है आपको पढ़ना आज, रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पे हम रिजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं। तो रिजोनेंस की जो है बेसिक डिफिनेशन पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि रिजोनेंस होता क्या है, ठीक है।
The resonance energy is defined as a difference in energy between resonance hybrid and most stable resonating structure. अभी आप इससे थोड़ा डर रहे होंगे, ये जो वर्ड हैं रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये भी हम बताएंगे आपको, इससे आप घबराइए मत। एक मॉलिक्यूल्स के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आपको जो है जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, ये क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस होता है किसका, रेजोनेंस हाइब्रिड का माइनस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। अभी आपको बस इतना याद रखना है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बात अभी हम करेंगे। थोड़ा एक सेकंड रुकिए आप। रेजोनेटिंग एनर्जी जो होती है आपकी, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब अनुनाद ऊर्जा जो आपकी होती है, ये क्या होती है, दो प्रकार की ऊर्जाओं का अंतर होती है। अनुनाद ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं का अंतर होती है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो आप एक तो बेंजीन इस तरीके से बना सकते हो, और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दोगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से गौर करिए, यहाँ पे जहां सिंगल है वहां यहाँ डबल बॉन्ड है, तो दोनों स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि बारी बारी से हर एक बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाता है, आंशिक रूप से द्विआबंध कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए हम इस गोले को बनाते हैं, समझे। इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए अगर, तो हम क्या करते हैं, ये है बेंजीन का मॉलिक्यूल्स, बेंजीन का अणु है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है। हमने एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, तो इस पे प्लस इस पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि आपको पता होगा एक बॉन्ड जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बॉन्ड तोड़ा जाता है तो जिधर को एरो बनाया गया है मतलब उधर की वो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे आएगा माइनस और इस पर प्लस आएगा चार्ज। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बनेगा, अनुनादी संरचना, वो इस तरीके की होगी। यहाँ पे 2 आपके डबल बॉन्ड हैं और एक को आपने तोड़ दिया है, शिफ्ट कर दिया, तो इस पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्या करिए आप, अगले स्ट्रक्चर में आप इस माइनस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और इस वाले डबल बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से बेंजीन में कार्बन लगे होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, टोटल 6 कार्बन होते हैं। आपको पता है जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन भी लगे होंगे। अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपने इस माइनस चार्ज को शिफ्ट किया, ठीक है, जैसे ही आप माइनस चार्ज को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ का प्लस चार्ज अभी आपका वहीं पे स्थित है, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किए थे यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे समस्या नहीं होगी। आपने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ये माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और जो डबल बॉन्ड था उसको आपने एक कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ माइनस चार्ज आया, और ये आपका जो बॉन्ड है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब फिर से हम शिफ्टिंग करेंगे,
कब तक? जब तक वही स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। अभी देखिए सभी के सभी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब तक आप इस तरीके से करते रहोगे, जब तक स्ट्रक्चर सेम ना हो जाए, किसी ना किसी से मैच ना कर जाए, अभी तो डिफरेंट है, तो आप फिर से क्या करिए, इस माइनस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करिए और इस बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने पे आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि इस तरीके का होगा। कैसा होगा? इस तरीके का। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना है, ये प्लस तो आपने छेड़खानी किया नहीं, ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट करोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब ड्यू टू अट्रैक्शन ये फिर से माइनस और प्लस चार्ज क्या होगा, यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे शिफ्ट करके क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो है आपका यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन सबको देखिए, सभी स्ट्रक्चर अलग अलग है। माइनस और प्लस चार्ज जो है उसकी भी पोजीशन अलग अलग मिलेगी सब में। दो आपके इसमें न्यूट्रल है, दो स्ट्रक्चर कैसे हैं? न्यूट्रल है। कैसे हैं? उदासीन है। इसमें पहला और दूसरा वाला देखिए, जब आपने स्टार्ट किया था तब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे था और यहाँ पे, और लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर आया है वो एकदम उसके अपोजिट है, क्योंकि है तो बेंजीन ही, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन हर जगह चेंज हो चुकी है, चेंज हो गई ना। हम बॉन्ड को नेम भी दे सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। पहले कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड था? 2 पे था, 4 पे था, 6 पे। अब देखिए 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, तो बिल्कुल पोजीशन बदल चुकी है। इसका मतलब ये जो है सभी के सभी डिफरेंट है। अगर ये सभी डिफरेंट हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। मतलब अनुनादी संरचनाएं। ये सभी क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इतना आपने भी समझ लिया है। अब चलिए थोड़ा आगे आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, थोड़ा सा परिचय कराते हैं रेजोनेंस से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनाद। ठीक है? इसको सर्वप्रथम संयोजकता आबंध सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, VBT। ठीक है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत जो होता है, इसी से रेजोनेंस अवधारणा का विकास हुआ है, VBT से आया है। और आपको अच्छे तरीके से पता है VBT जो है, VBT थियरी किसने दिया था? VBT थियरी को पॉलिंग ने दिया था। किसने? साइंटिस्ट हैं पॉलिंग। ये आपको याद रखना है, क्योंकि VBT आपको आगे के यूनिट में पढ़ना भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप याद रख लोगे तो आपका घाटा होगा, क्योंकि VBT को कंप्लीट पढ़ना है। सेकंड या थर्ड यूनिट जो है आपके, उसमें VBT पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो ये जो पॉलिंग है, इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थियरी दिया, संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसी से रेजोनेंस की ओरिजिन हुई, रेजोनेंस की ओरिजिन हो गई। रेजोनेंस होता क्या है? जब किसी अणु की एक संरचना उसके सभी परीक्षित गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती, जैसे कि आपने ये बना दिया बेंजीन में। ठीक है? अब इस संरचना से क्या होता है? बेंजीन को जनरली आप ऐसे ही बनाते हो। इससे क्या पता चलता है आपको? कि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन अब भाई जब 3 सिंगल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इन सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की।
अलग अलग बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए आबंध लंबाई, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है आबंध लंबाई, आबंध लंबाई वो क्या है, समान है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सेम है। तो समस्या आएगी जब किसी अणु की मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना, उसके सभी प्रेक्षित गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती है, तो उस दशा में अणु की एक से अधिक संरचनाएं प्रदर्शित होती, मोर देन वन स्ट्रक्चर वहां पे बनाने की जरूरत होती है, जो मॉलिक्यूल के अधिकतर गुणों को, प्रॉपर्टीज को व्यक्त करती है, किंतु इनमें से किसी भी संरचना के द्वारा सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसी संरचनाएं जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बना के दिखाया। अब ये जो बात मैंने बताया आपको कि सभी के सभी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, तो यहाँ पे आप किसी एक स्ट्रक्चर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जब आप इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हो तब आपको ये चीज का सॉल्यूशन मिलता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस चार्ज धीरे धीरे करके कंप्लीट रिंग पे घूम रहा है, कंप्लीट रिंग पे, और ये जो अंदर के आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड बना हुआ है। आपको पता है जब दो बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। समझ में आता है ना इतना? 11th 12th में केमिस्ट्री कुछ तो पढ़े ही होगे भाई। तो ये जो है पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रिंग पे मूव करते रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाया है इसके इक्वल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, और उसमें कंप्लीट रिंग बना देते हैं। मतलब जो ये पाई बॉन्ड हैं आपके डबल बॉन्ड्स, वो पार्टिकुलर लोकेशन पे ना होकर कंप्लीट रिंग पे सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से गमन करते रहते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है, मतलब अनुनाद संकर, अनुनादी संकर। क्या बोलते हैं? अनुनादी संकर बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये सभी प्रॉपर्टीज का हर एक गुणों का, बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या करेगा। ठीक है, सबको समझाएगा आराम से। तो ये स्ट्रक्चर जो है इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कहीं एक जगह लोकेटेड नहीं है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रिंग में घूम रहे हैं। इसलिए जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको इसमें दिख रहे थे उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो है ही नहीं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रिंग में मूव कर रहे हैं, इसलिए सभी की सभी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। अब यहाँ पे बात आती है रिजोनेंस एनर्जी की। तो रिजोनेंस एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी माइनस इस 5 स्ट्रक्चर में से जो सबसे स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी को माइनस कर दीजिए। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं रिजोनेटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? रिजोनेंस एनर्जी। तो फिर से समझिए, रिजोनेंस एनर्जी जो है वो डिफरेंस होता है किसका? रिजोनेंस हाइब्रिड माइनस मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी। ठीक है, तो अभी आप कुछ थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे रिजोनेंस के संबंधित। यहाँ पे थोड़ा आपको फिर से दिखाते हैं, फिर आगे भी कई सारी स्लाइडें हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, आप पूरा देख लीजिएगा। द रिजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन द energy between resonance hybrid and most stable resonating structure. The resonance energy of a compound is a measure of the extra stability of the conjugated system compared to the corresponding number of isolated double bonds. ठीक है, तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये बॉन्डों को मूव करके दिखाया गया है। यहाँ पे बस 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं,
इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसमें जो है बॉन्ड को यहाँ मूव किया गया, इसको यहाँ और इसको यहाँ। अल्टीमेटली यही तो होता है, जो बॉन्ड हैं उनके पोजीशन चेंज हो जाती है, जहाँ पे सिंगल था वहाँ डबल हो जाएगा, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 इस तरीके से डंडी लगा दी जाती है, लाइनें खींच दी जाती है। इसका मतलब है इक्वल। क्या है? इक्वल। केमिस्ट्री में जो आप मैथ में इक्वल यूज करते हैं इस तरीके का, यहाँ पे केमिस्ट्री में 3 लाइनों का इक्वल यूज किया जाता है और इसको हम इस तरीके से कंप्लीट एक रिंग बना देते हैं बीच में। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो वास्तविक रूप में यही इसकी संरचना होती है। रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, यहाँ समझिए थोड़ा, अनुनाद प्रभाव। इट इज अ फिनोमेना इन विच अ पार्टिकुलर कंपाउंड कैन बी रिटन इन 2 or more structures with identical position of atoms. These Lewis structures are called resonating structure. इसके जो ये लुइस स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको विहित संरचनाएं। क्या बोलते हैं? विहित संरचनाएं। संरचनाएं। तो या इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं और कंट्रीब्यूटिंग संरचनाएं भी बोला जाता है। तो ये मेन स्ट्रक्चर आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये सभी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब देगा इस मॉलिक्यूल से संबंधित। चलिए थोड़ा सा आपको आगे स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। अनुनाद की कुछ शर्तें होती हैं, अनुनाद की कुछ कंडीशंस हैं। हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें। नंबर 1 है विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थितियां समान होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है? विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थितियां जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कैसी? सेम होनी चाहिए। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण से समझिए आप। H3PO4 ये क्या है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल। H3PO3, PO4 नहीं, यहाँ पे PO3 होगा। H3PO3 की निम्न 2 संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं नहीं। अनुनादी संरचनाएं नहीं है क्योंकि दोनों में परमाणुओं की सापेक्ष व्यवस्था भिन्न है। सापेक्ष व्यवस्था भिन्न है। इसका क्या मतलब? यह पहली शर्त है। क्या है? कि विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थितियां समान होनी चाहिए। बट अगर हम H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो कैसे बनेंगे? ये आपका फास्फोरस है, यहाँ से 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, 2 OH ग्रुप, और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। ये फर्स्ट संरचना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर। और सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो इधर मैं बना रहा हूं, OH और OH। यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ हमने OH बना दिया। अब देखिए ये दोनों जो हैं वो अनुनादी संरचनाएं नहीं है। ये दोनों अनुनादी संरचनाएं नहीं है क्योंकि यहाँ एटम की स्थिति ही बदल दी गई। वहां पे सिर्फ बॉन्ड मूव कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन ये फास्फोरस से जुड़ा था,
बट इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है इसको सीधा ऑक्सीजन से लाके जोड़ दिया गया है। तो ऐसा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। इस तरीके से आप परमाणुओं की स्थितियां बदल नहीं सकते हो। अगर स्थितियां बदल गई एटम्स की तो आप उन्हें अनुनादी संरचनाएं नहीं कहोगे। यह पहली शर्त है अनुनादी संरचना की। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी जो शर्त है वो क्या है? शर्त नंबर 2, अनुनादी संरचनाओं में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। मतलब युग्मित होने चाहिए, अयुग्मित नहीं होने चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड नहीं होने चाहिए। परंतु ऐसा ना होने पर सभी अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब पहली बात तो यह है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। अगर हैं, यदि हैं तो सभी संरचनाओं में समान रूप से होने चाहिए। सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिर्फ एक में नहीं होने चाहिए। इसका उदाहरण की बात करते हैं। बिना उदाहरण तो आपको समझ में कैसे आएगा? उदाहरण जो है इसका, जैसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है NO को हम 3 संरचनाओं द्वारा बनाते हैं। जैसे कि N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दूसरी संरचना जो है वो क्या है? N डबल बॉन्ड O, इसको 1 इलेक्ट्रॉन फालतू मिल गया तो माइनस चार्ज, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया तो प्लस चार्ज। दूसरी जो अनुनादी संरचना है उसको हम N ट्रिपल बॉन्ड और इस तरीके से बनाते हैं, इस पे प्लस और इस पे माइनस। ये टोटल 3 संरचनाएं बन गई। तो इसमें देखिए NO को 3 संरचनाओं से हम 3 स्ट्रक्चर जो हैं, 3 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किंतु इनमें तीसरी संरचना जो है, थर्ड वाली, अनुनादी संरचना नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्ट्रक्चर है ये अनुनादी संरचना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है। क्या है? भिन्न है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, मतलब यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के अलावा। यहाँ पे 2 2 4 2 6, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब पहली बात तो अयुग्मित होने नहीं चाहिए, अनपेयर्ड नहीं होने चाहिए। अगर युग्मित होंगे तो या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे या फिर 6 होंगे। अयुग्मित अनपेयर्ड में 3 आएंगे आपका, 1 भी है अगर तो उसको भी अयुग्मित कहोगे, जो ओड नंबर है। ठीक है, 5 है 7, तो यहाँ पे अयुग्मित थे तो कंडीशन 2 है। पहली बात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने चाहिए, अगर हैं तो सभी के सभी स्ट्रक्चर्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। अगर किसी में कम ज्यादा है तो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसलिए ये जो है थर्ड वाला, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये शर्त भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं शर्त नंबर 3 की। शर्त नंबर 3, समस्त अनुनादी संरचनाएं एक ही तल में होनी चाहिए। समस्त अनुनादी संरचनाएं एक ही तल में होनी चाहिए, जिससे उन सभी में ऊर्जा की समान मात्रा हो। फोर्थ जो कंडीशन है, शर्त है, किसी संरचना के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जितना उच्च बंध क्रम होगा उतना ही उस संरचना का योगदान अधिक होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल है आपका, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन
मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसकी टोटल कितनी संरचनाएं हैं? 3। सी डबल बॉन्ड ओ, इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। दूसरी जो संरचना बनेगी उसमें सिंगल बॉन्ड है और ये प्लस माइनस, और तीसरा जो है आपका संरचना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें देखिए टोटल 3 संरचनाएं, 1 2 3। थर्ड वाले में बंध क्रम उच्च है, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड है तो इसमें बंध क्रम कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम है। भाई बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। ये जो है यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ 2, यहाँ 3, तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मैक्सिमम होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि भाई इसको ये कहाँ जल्दी टूटेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये मोस्ट स्टेबल है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो मोस्ट स्टेबल होगा और उसका कंट्रीब्यूशन जो है, योगदान, उस संरचना का योगदान सर्वाधिक होता है। तो ये हो गई आपकी शर्त नंबर 4। सबको आपको समझते चलना है। अब हम बात करते हैं शर्त नंबर 5 की। ये सब आपको याद करना है, पेपर में 20 से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 5 है शर्त नंबर 5। ये क्या आ गया भाई? शर्त नंबर 5, सभी अनुनादी संरचनाओं में समान आवेश निकटतम परमाणुओं पर स्थापित नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? सभी अनुनादी संरचनाओं में समान आवेश जो है, एक जैसा आवेश निकटतम परमाणुओं पर स्थापित नहीं होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, वो उतना ज्यादा स्थायी नहीं रह पाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस एनर्जी की, अनुनाद ऊर्जा की। अनुनाद अणु की स्थायित्व प्रदान करता है। अनुनाद जो है, रेजोनेंस, वो क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है, मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। क्योंकि अनुनाद संकर जो है, रेजोनेंस हाइब्रिड की ऊर्जा किसी भी अनुनादी संरचना से कम होती है। किसी अणु की वास्तविक संरचना की प्रायोगिक ऊर्जा तथा उसकी निम्नतम ऊर्जा, मतलब अधिक स्थायी अवस्था, जो अधिक स्थायी अवस्था में होगा उसकी ऊर्जा निम्नतम होगी, में अनुनादी संरचना की सैद्धांतिक ऊर्जा का अंतर अणु की अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। मतलब अनुनादी ऊर्जा इज इक्वल टू प्रायोगिक ऊर्जा माइनस सैद्धांतिक ऊर्जा। तो ये जो है आपका अनुनादी ऊर्जा का सूत्र होता है, रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला है। चलिए अगला पॉइंट है, यह ऊर्जा जो आपकी अनुनादी ऊर्जा है, रेजोनेंस एनर्जी, या ऊर्जा संभवन ऊर्जा या दहन ऊर्जा या फिर हाइड्रोजनीकरण ऊर्जा कोई भी हो सकती है। इसका मान बढ़ने पर अणु का स्थायित्व बढ़ता है। अनुनाद के कारण एक ही प्रकार के सभी आबंधों की दूरी समान होती है। जैसे कि उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार आता है। बेंजीन अणु की अनुनादी संरचनाओं में 3 एकल बंध और 3 डबल बंध होते हैं। ये जो आपका बेंजीन है, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। थोड़ा और अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो है आपका बेंजीन का अणु है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 एकल बंध और 3 द्विबंध। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी बंध दूरी 154 एंगस्ट्रॉम होती, सॉरी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इसकी आबंध दूरी, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है।
डबल बॉन्ड की इतनी और सिंगल बॉन्ड की इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत होता है कुछ और। होता क्या है यहाँ पे, परंतु वास्तव में बेंजीन में 6 कार्बन कार्बन सिंगल आबंधों की दूरी समान है, जो कार्बन कार्बन की सामान्य आबंध दूरी से कम व डबल बॉन्ड की आबंध दूरी से अधिक होती है। मतलब ना तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ना तो ये 1 सिंगल बॉन्ड की कितनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम है। ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है और ये जो है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती लेंथ और ये डबल बॉन्ड की। तो ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे कंप्लीट जितने भी बॉन्ड हैं वो सबकी दूरी कितनी है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये सभी 6 बॉन्ड की इतनी बॉन्ड लेंथ होती है जो कि समान है, सबकी एक जैसी है। बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा लगभग 150.5 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम अनुनाद ऊर्जा। तो आई होप आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा हम इंग्लिश में भी बात करते हैं, ठीक है। नोट्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, मतलब हम ऐसे ही सोच के बनाते हैं, काल्पनिक होते हैं। एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट्स एनी रियल मॉलिक्यूल, कोई एक स्ट्रक्चर कंप्लीट रियल मॉलिक्यूल्स को नहीं बताता है, बट दे ऑल कंट्रीब्यूट टू अ रियल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। सेकंड है द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। The most stable resonating structure contribute maximum to the resonance hybrid and least stable resonating structure contribute minimum to resonance hybrid. Resonance energy क्या होती है? The potential difference between the most stable resonating structure and resonance hybrid is called resonance energy. The stability of molecule is directly proportional to resonance energy. मतलब रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उतना ही अधिक होगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो है कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। The resonating structure without any charge separation is more stable। मतलब एक ये है resonating structure, एक ये है, किसी भी मॉलिक्यूल का है। अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसपे कोई चार्ज नहीं, जो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज स्पीसीज से, ठीक है। चार्ज स्पीसीज जो है आपकी, उससे हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा कौन? न्यूट्रल। तो आप देखिए, अगर 5 जैसे बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, किसी के 4 बनते, किसी के 3। आपको हम अगली क्लास में जो है थोड़े बहुत और मॉलिक्यूल्स बताएंगे रेजोनेंस के। तो इस तरीके से जो भी न्यूट्रल होगा उन सभी में से जो उदासीन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। दूसरा रूल क्या है? द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल and structure with complete octet at each atom is more stable। मतलब यहाँ पे आप देखिए सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। और दूसरी बात, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक और एक दूसरा यहाँ पे 2 हो गए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मैक्सिमम, उसकी स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम। बात समझ में आई? चलिए भाई, अगला जो रूल है आपका वो क्या कहता है? अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 3, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो वो अच्छी बात है। पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा
तो भी अच्छी बात है। तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप अच्छे से गौर से देखिए। यहाँ पे निगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। किस पे है? ऑक्सीजन पे। तो आपको पता है इसमें टोटल एटम्स कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इन सब में से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात। और यहाँ इस वाले में देखिए, यहाँ माइनस चार्ज किसके ऊपर आ गया? कार्बन पे। तो ये गंदी बात, क्योंकि कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज सूट करेगा। समझे? तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होगा किससे? फर्स्ट स्ट्रक्चर से। यहाँ पे देखिए जो सेकंड आपका है मॉलिक्यूल्स, इसमें देखिए पहली बात हम चेक करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ न्यूट्रलिटी, तो दोनों न्यूट्रल नहीं, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज। दूसरी बात क्या देखेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। अब ये 2 कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तब हम क्या देखेंगे? चार्ज की बात। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अच्छा होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये गंदी बात हो गई। यहाँ पे सही है, तो इसलिए सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नोट आपके लिए है। इफ द रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रूल ऑफ ऑक्टेट आर contradictory to each other, then priority is given to the octet rule। मतलब कहीं अगर इस तरीके की समस्या फंस जाए तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑक्टेट रूल को। किसको? ऑक्टेट रूल को प्रेफर करो। चलिए अगला रूल जो है आपका, उसकी हम बात करते हैं। रूल नंबर 5, in two compounds if one is aromatic and another is non-aromatic and conjugation is equal in both the compounds, then aromatic compound is more stable। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड बराबर है, कंजुगेशन भी बराबर है। यहाँ पे ये एरोमेटिक है, कैसा है? एरोमेटिक। और साइक्लिक, यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक। क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक। इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। पॉइंट नंबर 6, रूल नंबर 6, स्ट्रक्चर विद लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पे देखिए कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पाई और सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, आगे और डिटेल में बताएंगे। ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन है, ये लीनियर कंजुगेशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन। कैसा? क्रॉस कंजुगेशन। इस तरीके से जाके ऐसे आ रहा है। यहाँ पे लीनियर कंजुगेशन है, तो लीनियर कंजुगेशन वाला जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। तो आई होप आपको ये सभी रूल खूब अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे है कुछ कंडीशन फॉर रिजोनेंस। कंडीशन फॉर रिजोनेंस कौन कौन सी कंडीशन है? ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रिजोनेंस मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज। दूसरा है द पैरेलल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर। थर्ड है मॉलिक्यूल शुड हैव कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? 4 टाइप के कंजुगेशन है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला तो कंजुगेशन है ये वाला, देखिए डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से कंजुगेशन होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 5 टाइप के कंजुगेशन है। ये फ्री रेडिकल का है, ये प्लस चार्ज का है, ये माइनस चार्ज का है, यहाँ पे डबल और सिंगल बॉन्ड का है। तो इसको आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको रिजोनेंस से रिलेटेड चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, उसको आप लोग एक बार जो है पढ़ लेना। ठीक है, एक बार उसको पढ़ लेना। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।